हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में अभिप्रेरणा की आधुनिक और परंपरागत विचारधारा पढ़ी थी। उसमें मैस्लो और मैकग्रेगर के एक्स और वाई सिद्धांत पढ़े थे। आज हम नया एक टॉपिक लेंगे, नौकरशाही का अर्थ और प्रकृति। तो पाठ का नाम है नौकरशाही की अवधारणा। उसमें सारी बातें आ जाएगी कि नौकरशाही का अर्थ, प्रकृति, नौकरशाही की लक्षण या विशेषता। तो थोड़ा सा परिचय पढ़े, शुरुआत करते हैं नौकरशाही की अवधारणा में। लोक प्रशासन के साहित्य में नौकरशाही जितना सुपरिचित तथा सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है, उतना ही यह बदनाम तथा अप्रिय भी है। ये मुख्य रूप से लोक सेवकों के व्यवहारिक रूप को अपने अर्थ में या अपने अर्थ के कैलेवर में शामिल करता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारीगण अपने पद के दायित्व का निर्वाह करते हैं और निर्वाह करते हुए एक विशेष प्रकार का आचरण करते हैं। इस नौकरशाही की संस्थागत रूप रचना तथा संगठनात्मक एवं रचनात्मक पहलू को कार्मिक प्रशासन के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर नौकरशाही एक कलेक्टर से लेकर पियोन तक जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको कहते हैं नौकरशाही। तो अब हम नौकरशाही का अर्थ और प्रकृति पढ़ेंगे। नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ एक विभागीय उपसंभाग अथवा विभाग से है। ये प्राय सरकारी विभाग का परिचायक है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रावर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क से लिया हुआ, यानी कहने का मतलब लिखने की डेस्क, फ्रांस में इसका मतलब लिया गया है लिखने की डेस्क के लिए हुआ करता था। इस डेस्क पर पड़े कपड़े को ब्लूअर कहा जाता था तथा इसी के आधार पर निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक था। आगे चलकर इसका प्रयोग विशेष प्रकार की सरकार को चलाने के लिए संभवतः फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रेंच सरकार के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी में इसका होशकारी प्रयोग सारे यूरोप में किया जाने लगा। जहां जहां सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता दिखाई पड़ी, वही उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। यानी जो भी पद में रहता था वो अपने इच्छा से कार्य करने लगा, इसलिए नौकरशाही। यानी राजशाही, जैसे हमने कहा कि जो अपना सम्मान और खुद लोग उनका सम्मान करें, और शाही परिवार के जैसे हो, जैसे ही उनके इच्छा से कार्य करने लग गए और जो कार्य सरकारी अधिकारी के जो अपने इच्छा से कार्य करने दिखाई पड़े, तो उनको नौकरशाही के नाम से जाना लगा। धीरे धीरे इसका भावार्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं तथा निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945।
तो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इसे पार्किंसंस कानून की प्रतिमूर्ति मान लिया गया, जिसका संकेत नौकरशाही द्वारा सत्ता, साम्राज्य निर्माण, साधनों का अपव्यय, उदासीनता, आत्मप्रचार आदि का दुष्प्रभावपूर्ण प्रवृत्तियों में से हुआ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का तथा प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है ब्यूरो का शासन। रॉबर्ट सी स्टोन के मतानुसार इस पद का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन, यानी शाब्दिक अर्थ में ये कहा गया है कि जो कार्यालय द्वारा कार्य करना या अधिकारियों द्वारा शासन करना ही ब्यूरोक्रेसी है। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में किया गया है। नौकरशाही संगठनों में लाल फीताशाही यानी बच्चों एक तरह से भ्रष्टाचारी है। जो लाल फीताशाही यानी पहले जमाने में जो ऑफिस में लाल कपड़े से फाइलें बंधी हुई थी, तो उसमें पैसे डेस्क से नीचे से पैसे लेकर रिश्वत लेकर, यानी कि उस फाइल को ऊपर लाने के लिए रिश्वत देना उसको कहते हैं लाल फीताशाही। जो अपनी फाइल को ऊपर लाने के लिए जो रिश्वत दी जाती है वो है लाल फीताशाही। कठोर नियम और कार्यविधि पर जोर दिया जाता है। मार्क्स के अभिमत में नौकरशाही शब्द का प्रयोग मुख्यतः 4 रूपों में किया जाता है, यानी मार्क्सिस्ट और कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि नौकरशाही का प्रयोग या मुख्यतः प्रयोग 4 रूप में किया जाता है। पहला है, नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है। विशेषतः ये लोक प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना है, यानी पहला उनका नौकरशाही शब्द का प्रयोग है कि एक विशेष प्रकार का ये संगठन है, मिलकर कार्य करते हैं और लोक प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना है। दूसरा बताया है मार्क्स ने और मार्क्सटी ने, नौकरशाही संगठन की एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे प्रबंधन में अवरोध उत्पन्न करती है। यानी नौकरशाही एक संगठन में ऐसी बीमारी है, यानी अपने फायदे के लिए लोगों के कार्य को रुकवाना और अवरोध यानी बाधा डालना कार्य के लिए, जब तक वो पैसे नहीं देते, इसलिए इनका अवरोध उत्पन्न करने का एक साधन माना जाता है। तीसरा बच्चों, नौकरशाही एक बड़ी सरकार है। नौकरशाही एक बड़ी सरकार है। यह अच्छे बुरे कार्यों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विशाल संस्था है। यानी एक बड़ी सरकार के रूप में ये नौकरशाही को का माना गया है और एक अच्छे और बुरे दोनों कार्य करते हैं। वो जनता के हित के लिए भी कार्य कर सकते हैं और अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो रिश्वत भी ले सकते हैं, तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विशाल संस्था है। सामाजिक पैसों का और सामाजिक खान पान रहन सहन का और आर्थिक पैसों का, यानी उनकी सामाजिक स्थिति कब उतरेगी, जब उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इसके लिए ये बड़ी सरकार का नाम दे दिया गया है। चौथा इसमें है, नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है जो स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। यानी मार्क्सटीन और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि नौकरशाही एक बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। जितनी स्वतंत्रता दी वो और भी क्या हो जाएंगे, वो निरंकुश हो जाएंगे या तानाशाह हो जाएंगे और लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। हर कार्य के लिए वो पैसे लेने लग जाएंगे। लेकिन बच्चों, हर कोई नौकरशाही में ऐसा नहीं होता, और कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ बातों को जो सकारात्मक में है, नकारात्मक में,
लेकिन ये सारे आ जाते, जो अच्छे लोग हैं वो भी नौकरशाही में बुरे बन जाते, क्योंकि वो संस्था है। बुरे हैं तो सारे बुरे बन जाते, अच्छे हैं तो सारे अच्छे बन जाते। माइकेल क्रोजियल के अनुसार नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है। समाज विज्ञानों में इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 रूपों में किया जाता है। माइकेल के अनुसार 3 रूपों में किया जाता है इनका विज्ञानों में। पहला है प्रयोग के अनुसार ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो द्वारा सरकार है। ये राज्य के उन विभागों का या उन विभागों द्वारा संचालित होता है जिनमें निर्वाचित वरन नियुक्त कार्यकर्ता होते हैं। वे पद सोपान के रूप में संगठित किए जाते हैं। इस अर्थ में नौकरशाही कानून और व्यवस्था के शासन की परिचायक है, यानी ये ब्यूरोक्रेसी है और राज्य के विभागों का संचालन करते हैं। जो सरकार उनको विभाग दे रखे हैं उनका वो कार्य करते हैं। नीतियां तो सरकार बनाते हैं और क्रियान्वयन ये करते हैं। और निर्वाचित, ये निर्वाचित नहीं होते, ये नियुक्ति के संबंध में कार्य करते हैं। इनकी स्थायी नियुक्ति होती है। जो सरकार के तो अस्थायी होते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वापस वो चला जाएगा, वापस जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन नौकरशाही में ऐसा नहीं है। उनकी नियुक्ति जब तक वो 60 वर्ष उनकी आयु होगी तब तक वो अपने पद पर रहेगा और वो सरकार द्वारा नीतियां जो बनाई गई है उनकी नीतियों को क्रियान्वयन करेगा। वे पद सोपान के रूप में संगठित किए जाते हैं। इस अर्थ में नौकरशाही कानून में व्यवस्था के शासन का परिचय है, किंतु इनमें जनता का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि सरकार में तो जनता का योगदान होता है कि जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है। लेकिन नौकरशाही में जनता का कोई हाथ नहीं होता। वो अपने मेहनत से, अपने विवेक द्वारा पद को हासिल करते हैं। यानी कि माइक्लेर कह रहे हैं कि ये नौकरशाही सरकार, जैसे कि जनता का योगदान सरकार का होता है, जनता ये सरकार को चुनने में, उतना नौकरशाही में नहीं होता। अपने विवेक द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसलिए वो अपने मन मर्जी से कार्य करता है। माइकेल दूसरा बात कह रहा है कि इसका दूसरा प्रयोग मैक्स वेबर से प्रारंभ हुआ है तथा इसे समाजशास्त्रियों एवं इतिहासकारों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। तद अनुसार या तत्पश्चात नौकरशाही सामूहिक क्रिया का तार्किकरण है। यानी मैक्स वेबर ने प्रारंभ किया था कि ये समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का लोकप्रिय बनाना है इनको, क्योंकि नौकरशाही सामूहिक क्रिया है, यानी मिलजुल कर सारे कार्य करते हैं। एक विभाग सारा, जैसे टीचर है तो सारा उनको बच्चों को पढ़ाना, और कलेक्टर है तो सारे नीतियों को क्रियान्वित करना, और तहसीलदार है तो वो भी प्रशासन का कार्य करते हैं। डॉक्टर है तो फिर बाद में वो मरीजों की सेवा करते हैं, तो उसके बदले में उनको आर्थिक यानी पैसे मिलते हैं। तो ये तार्किकरण बताया गया है कि नौकरशाही समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का लोकप्रिय बनाया है। इतिहासकारों ने जो पुराने जमाने से आ रही थी, इसके लिए उत्पादन की इकाइयों का केंद्रीकरण तथा सभी संगठनों में निव्यक्तित्व नियमों का विकास किया जाता है। इन नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य तथा दायित्व को परिभाषित किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि केंद्रीकरण तथा सभी संगठनों का निर्व्यक्तित्व नियम का विकास करता है। ये जो नियम है उनके बनाए गए हैं, उनका विकास होता रहता है और कार्य हमेशा बढ़ता ही जाता है, और विकास लोगों का, इसमें विकास लोगों का भी शामिल है और व्यक्ति का भी, जो कार्य कर रहे हैं उनका भी शामिल कहा जा सकता है। इन नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य तथा दायित्वों को परिभाषित किया जाता है। यानी ये जो नियम बनाए गए
इन पदाधिकारी के कार्यों का दायित्व परिभाषित किया जाता है। जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो पदाधिकारी जो नौकरशाही के हैं वो कार्य का दायित्व परिभाषित करते हैं, यानी कार्य करते हैं और अपना दायित्व निभाते हैं। तीसरा, इसका प्रयोग ऐसे संगठन का द्योतक है जिसमें कार्यों का धीमापन, प्रक्रियाओं की जटिलता, नियमित कार्यविधि, लक्ष्यों के प्रति दुर्भावनापूर्ण प्रतिक्रियाएं, कष्टकारी प्रभाव, लाल फीताशाही, विभागीयता का विचार आदि बातें एक साथ प्राप्त होती है। यानी नौकरशाही में कार्यों का धीमापन, धीरे इसलिए कार्य होता है कि उनको पता है कि हमारा जॉब सिक्योर है, यानी हमें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकते और सरकार को हमें पैसे देने ही पड़ेंगे महीने के, क्योंकि हम परमानेंट हैं। तो ये कार्य उनका, इस कारण वो कार्य धीमे करने लग जाते हैं। प्रक्रिया जो है वो उनकी जटिल होती है। नियमित कार्यविधि, उनके रोज के रोज ये कार्य करने पड़ते हैं। लक्ष्यों के प्रति दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया, यानी लक्ष्य है वो उनका लक्ष्य पूरा करने के लिए उनकी रुचि ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लक्ष्य कभी भी हो उनको तो जॉब करना है। कष्टकारी प्रभाव, वो कार्य को अपने आप को कष्ट समझते हैं कि ये कैसा कार्य आया, जबकि ये नहीं समझते कि उनको सैलरी दी जाती है। लाल फीताशाही, वही एक रिश्वत के रूप में फाइल को ऊपर लाने के लिए रिश्वत दिए जाते हैं। विभागीयता का विचार, सारे विभाग विचार करके वो कार्य किया जाते हैं। आदि बात एक साथ प्राप्त होती है। नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा का प्रस्तुतिकरण मुख्यतः संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दो दृष्टियों में बताया गया है। पहले रचना की जाती कार्यों की, फिर कार्य किया जाता है। तो रचनात्मक दृष्टि से नौकरशाही को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था माना गया है जिसमें पद सोपान, विशेषीकरण, योग्य कार्यकर्ता आदि विशेषता पाई जाती है। यानी संरचना के हिसाब से रचना की जाती उनकी नौकरशाहियों की। प्रशासन में जो पद सोपान, पद बांटे जाते हैं, जो विशेषीकरण, योग्य और कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता की विशेषता है, उनको छाट दिया जाता है और फिर बाद में उनको कार्य दिया जाता है। कार्ल फ्रेडरिक के शब्दों में नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमताओं से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कार्ल फ्रेडरिक कह रहा है कि नौकरशाही ऐसे लोगों का पद सोपान है, यानी ऐसे पद सौंपे गए तो उनके कार्य के विशेषीकरण और उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन बनाकर पदों के कार्य को प्रशिक्षित किया जाता है। यानी उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है पहले, जब सिलेक्शन होने के बाद फिर वो कार्य करने लगते हैं। ऐसी रचना की जाती है। कार्यात्मक दृष्टि से नौकरशाही का अध्ययन सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था की अन्य अवस्थाओं पर पड़ने वाले नौकरशाही व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन है। स्वयं नौकरशाही इस सामान्य सामाजिक व्यवस्था का एक भाग होता है। यानी नौकरशाही सामाजिक व्यवस्था का अन्य व्यवस्था को नौकरशाही व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। स्वयं नौकरशाही इस सामान्य सामाजिक व्यवस्था का एक भाग होता है, यानी खुद ही वो सामाजिक व्यवस्था का भाग होता है। वो समाज में वो रहता है, तो समाज की जो क्या क्या है मुश्किलें वगैरह वो सब उनको भी पता है, लेकिन वो अपने नौकरी द्वारा ये सारी समस्या दूर करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में वो ये कार्य करता है। स्वयं नौकरशाही इस सामान्य सामाजिक व्यवस्था का एक भाग होती है। माइकल क्रोजियर के शब्दों में नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल भी करता है। यानी इन्होंने बताया कि ये जटिलता और प्रक्रिया और धीमापन कार्य करता है, जो पहले बता चुके हैं। हेराल्ड लास्की ने नौकरशाही एक ऐसी
प्रशासनिक व्यवस्था को माना है जिसमें यंत्रवत कार्य के लिए उत्कृष्टता, नियमों के लिए लोचशीलता यानी लचीलापन का बलिदान, निर्णय लेने में देरी और नवीन प्रयोगों का अवरोध, रूढ़िवादी दृष्टिकोण आदि बातें प्रभावशाली रहती है। यानी वो लचीलापन, बलिदान, निर्णय लेने की देरी, नवीन प्रयोगों का अवरोध, रूढ़िवादी दृष्टिकोण ऐसे कार्य वो करती है। हर चीज में वो अपनी बाधा समझती है, क्योंकि वो सरकार द्वारा नहीं, जबकि खुद वो अपने मेहनत द्वारा वो पद हासिल किया, इसलिए वो अपने कार्य करना और सरकार द्वारा जो उनको वेतन दिए जाते हैं इसी पे अपना कार्य करती है। उनका आगे कल्याण के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनका कोई लेना देना नहीं, बस काम करना और वेतन प्राप्त करना। एमएफ मार्क्स ने पद सोपान, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यवसायी प्रशिक्षण, निश्चित वेतन एवं स्थायित्व को नौकरशाही संगठन की विशेषता स्वीकार रहा है। यानी एफएम मार्क्स कह रहे कि पद सौंपता है, उनको क्षेत्र दिया जाता है, विशेषीकरण, व्यवसाय प्रशिक्षण, इनका कौन सा व्यवसाय है, जैसे पुलिस है तो वो ट्रेनिंग करेगा, डॉक्टर है तो वो भी ट्रेनिंग करेगा, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और निश्चित वेतन एवं स्थायित्व को नौकरशाही संगठन बनाता है। यानी उनको निश्चित वेतन के, आपको ये ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में ये पैसे दिए जाएंगे और आपको जॉब लगने पर ये पैसे मिलेंगे, इतने आपकी सैलरी मिलेगी। और नौकरशाही स्थायित्व, यानी उनको पता है कि अब हम परमानेंट है, अब हमें कोई नहीं निकाल सकते। संक्षेप में नौकरशाही शब्द के विभिन्न प्रयोगों और अर्थों को देखकर ये कहा जा सकता है कि निश्चित ही ये शब्द पर्याप्त अस्पष्ट और अनेकार्थ है। इस शब्द में एफएम मार्क्स का कथन है कि सही प्रतीक होता है कि करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना, किंतु जिस किसी ने भी सुना है वह या तो उसके प्रति शंकालु है अथवा उसका समझता है कि नौकरशाही शब्द किसी न किसी बुरी बात से संबंधित है। यद्यपि पूछे जाने पर वह इसका सही अर्थ बताने में कतराएगा, किंतु ये अवश्य कह देगा कि इसका मतलब कोई बुरी बात नहीं है। यानी कुल मिलाकर इतनी बुराई बताते हुए भी कहा जा सकता है कि नौकरशाही की अवधारणा में ये एक बुरी बात नहीं है। वो जो अपने विवेक द्वारा वो अपने पद को हासिल किया है, तो सरकार द्वारा वो वेतन दे रहे हैं, तो वो उनका कार्य का फर्ज है कि वो कार्य अच्छे से अच्छे कर ले। और सभी नौकरशाही अपने कार्य अच्छे से कर ही रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर समाज सेवी के रूप में मरीजों की सेवा करता है, कलेक्टर प्रशासन के रूप में, पुलिस समाज सेवा में, वकील, ऐसे सारे अपने टीचर बच्चों को विकास के लिए, पढ़ाने के लिए, तो सरकार पैसे दे रहा है। इसके साथ ही सरकार को चुन रहे हैं, तो उन लोगों को खुश या उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी नौकरशाही ही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे नौकरशाही के लक्षण या विशेषताएं।